नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कानपुर हिंसा की बात करेंगे सबसे पहले, जहां इस मामले में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 40 नामजद और 1000 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। एफआईआर में एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन के हयात जफर का नाम है। एहतशाम कबाड़ी, जीशान आकिब निजाम पर भी मुकदमा है। हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो एफआईआर दर्ज की गई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कुछ आरोपियों की एहतशाम कबाड़ी, जीशान आकिब निजाम पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। कानपुर हिंसा मामले में तस्वीरें कल की सामने आई जब पथराव हिंसा हुई और काफी बड़ी घटना ये पूरे देश में मानी जा रही, क्योंकि इसी क्षेत्र में आपको बता दें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी का भी दौरा था और इस दौरान हिंसा की बड़ी घटना सामने आई। 40 नामजद और 1000 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन के हयात जफर पर एफआईआर दर्ज की गई है और इनके अलावा एहतशाम कबाड़ी, जीशान आकिब और निजाम पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और आज सुबह पुलिस ने इस क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला और दहशतगर्दों को आगाह करने की कोशिश की। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से फ्लैग मार्च पुलिस ने सुबह निकाला और लोगों को कहीं न कहीं ये भरोसा दिलाया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त तस्वीर में। एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन के हयात जफर पर एफआईआर दर्ज हुई है। और हमारे सहयोगी कानपुर से लाइव आशीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। आशीष, कल जब ये पूरी हिंसा सामने आई तब से लेकर अब तक बताया जा रहा है 40 नामजद पर एफआईआर दर्ज हुई है, 1000 अज्ञात पर हुई है और सुबह पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। इस समय इस क्षेत्र में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या स्थिति अभी काबू में है और साथ ही कितनी गिरफ्तारियां और बाकी हैं जो आरोपी चिन्हांकित किए गए हैं उनकी? देखिए, मैं बता दूं आपसे कि 40 लोगों के नाम दर्ज सहित 1000 लोगों के नाम अज्ञात में मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें क्राइम ब्रांच की 10 टीमों ने चारों तरफ छापेमारी करते हुए 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है अभी तक। और अब दुकानें में कुछ खोल दी गई हैं, जिसमें जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सीसीटीवी कैमरों के आधार पर और जितने भी अभियुक्तगण होंगे उनकी गिरफ्तारी अभी और भी बढ़ सकती है और नाम दर्ज हुए हैं उन नामों की लिस्ट भी और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल आशीष, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो तमाम अपराधी हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, जो 40 नामजद हैं, क्या ये किसी विशेष संघ से जुड़े हुए हैं? इनका क्या कुछ पृष्ठभूमि पता चल पाई अभी तक? देखिए, जिस हिसाब से योगी सरकार में मॉडर्न अपने आप को समझते हैं कि हम गलत हैं, तो वही लोग जो है वो पथराव भी कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने हंगामा और कल पथराव भी किए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार में वो अपनी सोच सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनके खिलाफ ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है और यही कारण है कि वो ऐसी गतिविधियों को जो है आधार बना करके बवाल और दंगा भड़काते रहते हैं। जी बिल्कुल आशीष, वहीं इस पूरी हिंसा की शुरुआत किस तरह से हुई? क्या कुछ इसके पीछे में तस्वीर सामने आई? क्या इस बारे में पुलिस के कोई भी अधिकारी अभी तक औपचारिक तौर पर बता पाए हैं? जी देखिए, जिस हिसाब से अभी कानपुर पुलिस कमिश्नर से जैसे बात की गई थी, जानकारी की गई थी, तो उन्होंने जानकारी ये दिया था कि योगी सरकार ने एक आदेश पारित किया था जिसमें जो भी रोडों पर अतिक्रमण लगाए हुए हैं उस अतिक्रमण को हटाने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी। और उस मुहिम के चलते जो है जो भी मुस्लिम क्षेत्रों में जो भी दुकानें थी वो लोग अपना रोडों पर लगाए हुए थे, काफी अतिक्रमण लगाए हुए थे और उनको हटाया गया, जिस कारण उन लोगों ने एक बंदी का आह्वान किया था, जिसमें मुस्लिम लोगों ने जो है अपनी दुकानें बंद कर दी थी और हिंदुओं ने अपनी दुकानें खोल रखी थी, जिसको लेकर के कल उन लोगों ने वो दुकानें भी बंद कराने की कोशिश करी। जब वो लोगों ने दुकानें बंद नहीं की है तो मुस्लिमों ने उन दुकानों पर पथराव कर दिया और काफी ज्यादा ईंट पथराव करके हंगामा कर दिया, जिस वजह से इतना जो है बवाल आगे बढ़ा। जी आशीष, वही जो 40 नामजद पर एफआईआर, 1000 अज्ञात पर धराए हैं, तो नामजद में से कितनी गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और किस तरह का इनपुट पुलिस को मिला है? क्या कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ? देखिए, जो 40 नाम दर्ज और 1000 अज्ञात है उसमें से 20 नाम दर्ज लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी 30 लोगों को अज्ञात में जो थे उनको सीसीटीवी के आधार पर उनको अज्ञातों को 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 50 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि अभी जो भी इन दंगे में जो भी अभियुक्तगण मौजूद थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है उन पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
और वहीं इस खबर पर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता इस पूरी घटना को बताया अखिलेश यादव ने। अखिलेश कानपुर में अशांति फैली हुई लिखते नजर आए अपने ट्वीट में। अखिलेश का ट्वीट भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जिम्मेदार भाजपा नेता को अरेस्ट किया जाए और हमारी सभी से अपील है कि शांति बनाए रखें। अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया। कानपुर में अशांति फैली हुई अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए तमाम बातें लिखी हैं और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि जिम्मेदार भाजपा नेता को भी अरेस्ट किया जाए। जिम्मेदार भाजपा नेता को अरेस्ट किया जाए, साथ ही सभी से शांति बनाए रखने की अपील अखिलेश यादव ने की है। तो वहीं अखिलेश के इस ट्वीट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि श्री अखिलेश जी, कार्रवाई भी होगी, बुलडोजर भी चलेगा। कानपुर के पत्थरबाजों और घटना को सुनियोजित करने वालों पर आप भूल गए शायद ये योगी जी की सरकार है। यहां अपराधियों को पालन नहीं पलायन करवाया जाता है। और बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे की, जिनके दौरे का आज दूसरा दिन है और राष्ट्रपति कानपुर के से गोरखपुर जाएंगे और कोविंद गीता प्रेस शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ भी करेंगे। बच्चों के साथ लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे राष्ट्रपति। तो आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन वो पहुंचे थे जहां परोंख गांव, अपने पैतृक गांव गए थे राष्ट्रपति, और आज गीता प्रेस की शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने भी पहुंचेंगे राष्ट्रपति और बच्चों के साथ लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे राष्ट्रपति। तो आज यूपी दौरे का दूसरा दिन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे का। और सीधा हम रुक कर लेंगे गोरखपुर का। हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता जुड़ चुके हैं। सुभाष, महामहिम राष्ट्रपति का आज दूसरा दिन है दौरे का यूपी के, गोरखपुर के दौरे में क्या कुछ खास देखने को मिलने जा रहा है? क्या कुछ पूरा शेड्यूल आज रहने जा रहे हैं महामहिम का? 12 बजे वो गोरखपुर में प्रस्थान कर जाएंगे और सर्किट हाउस में वो 4:45 तक रहेंगे और 4:45 पे ठीक वो गीता प्रेस के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम को 5 बजे जो है गीता प्रेस में शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम समारोह रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। साथ में उनकी पत्नी सविता कोविंद भी आ रही हैं साथ में। और आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 1 घंटे का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि यह 1923 में इसकी स्थापना की गई थी गीता प्रेस की, जो आज जो है शताब्दी वर्ष उसका मनाया जा रहा है, पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं गीता प्रेस ट्रस्ट की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। इस समय मैं मौजूद हूँ गीता प्रेस के ही मुख्य द्वार पर। आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और गीता प्रेस का ये मुख्य द्वार है और इसी में जो है राष्ट्रपति शाम को 5 बजे इसी के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और साथ में उनकी पत्नी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। आपको बता दें 1 घंटे के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति यहाँ से जो है गोरखनाथ मंदिर में जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर में लगभग 1 घंटे वहाँ पे पूजा अर्चना दर्शन करेंगे और गौशाला का भी भ्रमण करेंगे। ठीक 7 बजे वो पहुंचेंगे सर्किट हाउस और सर्किट हाउस से ही 15 मिनट में फिर वो थोड़ी दूर पे नौका विहार में जाएंगे। नौका विहार में लाइट एंड शो का जो है वहाँ पे इंतजाम किया गया है, उसका लुत्फ उठाएंगे। वहाँ बच्चों के साथ वो थोड़ी देर रहेंगे और उसके बाद वापस सर्किट हाउस में आ जाएंगे और सुबह 8:30 बजे यानी कि कल सुबह 8:30 बजे वो मगहर के लिए प्रस्थान करेंगे। जी अमित जी बिल्कुल। सुभाष, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति के इस दौरे में तमाम व्यस्तताओं का कार्यक्रम तो है ही, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनकी पत्नी भी साथ में रहेंगी, स्थानीय स्तर पर अगर हम बात करें तो कौन से कोई बड़े नेता हो सकते हैं बीजेपी के पार्टी के जो कि शामिल हो सकते हैं उनके इस दौरे में तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए? देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खुद ही यहाँ पे जो है गोरखपुर के ही मूल यहीं पे रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री खुद ही उसमें उपस्थित होंगे। क्योंकि देखिए गीता प्रेस का जो ग्राउंड है वो काफी छोटा है, उसमें जो है लगभग 250 से 300 लोगों का ही इंतजाम किया गया है। तो बहुत जो खास जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत खास जो है लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि मीडिया का भी जो है जमावड़ा रहेगा, उसको देखते हुए जो है कम लोगों को बुलाया गया है। और क्योंकि गीता प्रेस पुरानी जगह पे जो है गीता प्रेस रोड से स्थित है, इसलिए यहाँ पे जगह कम है। इसको देखते हुए बहुत जो है खास लोगों को ही इस कार्यक्रम में बुलाया गया है।
जी सुभाष, आगे भी हम इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी आज समीक्षा बैठक करने जा रही है। अखिलेश यादव प्रदेश पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। समीक्षा बैठक होने जा रही है समाजवादी पार्टी की और विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा होगी। अखिलेश यादव ने सभी हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया है और प्रत्याशियों को पूरी तैयारी के साथ पहुंचने के निर्देश दिए हैं। अखिलेश यादव ने सभी हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया है और पूरी तैयारी के साथ पहुंचने के निर्देश दिए हैं और विधानसभा चुनाव में हार मिली है, इसकी समीक्षा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आज करने जा रही है। लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज ये समीक्षा बैठक रखी गई है और अखिलेश यादव इस बैठक को संबोधित करेंगे और प्रत्याशियों को पूरी तैयारी के साथ पहुंचने के निर्देश हैं। ये वो तमाम प्रत्याशी होंगे जो उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरे थे, अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन फतह नहीं कर पाए थे, चुनाव में विजय रथ पर नहीं सवार हो पाए थे। ये तमाम प्रत्याशी भी अखिलेश यादव के साथ समीक्षा बैठक में शामिल होंगे और मंत्रणा होगी कि आखिर किन कारणों की वजह से हार हुई, कौन सी ऐसी कमी थी जिसे अगली बार दूर किया जाएगा। ऐसे में आगामी रोड मैप को लेकर भी पार्टी आज चर्चा करने जा रही है और इसमें तमाम हारे हुए प्रत्याशियों को भी अखिलेश यादव ने तलब किया है कि आप पूरी तैयारी के साथ आए इस समीक्षा बैठक में और अपनी बात रखें। तो लखनऊ से आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचेंगे। और हमारे सहयोगी तौकीर किदवई लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। तौकीर, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी आज समीक्षा करने जा रही है चुनाव के परिणामों की। क्या ये नहीं लगता कि काफी देर इस चुनाव की समीक्षा करने में समाजवादी पार्टी ने कर दी, और साथ ही कब तक ये पूरी समीक्षा बैठक की शुरुआत होगी ये भी बताएं, और प्रत्याशियों को किस तरह के निर्देश दिए गए इस बैठक में? देखिए, चुनाव बाद ये हारे हुए प्रत्याशियों के साथ पहली बैठक है अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सुबह 9 बजे से ही तांता लगा हुआ है। जो प्रत्याशी रहे हैं 2022 के चुनाव में वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और आप देखेंगे तस्वीरों में कि लगातार जो प्रत्याशी हैं वो आ रहे हैं और इसके अलावा जो पदाधिकारी रहे हैं समाजवादी पार्टी के वो भी जो है पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और ये सिलसिला सुबह से शुरू हो गया था और अखिलेश यादव भी कुछ देर पहले ही अभी यहाँ पर पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। और ये आपको बता दें कि ये 2024 को लेकर भी बड़ी तैयारी मानी जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि जो 2022 में जिस तरह से जिन जगहों पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वहां के क्या कारण रहे, जाति समीकरण क्या थे और वहां पे ऐसी क्या वजहें रही जहां पर समाजवादी पार्टी अपनी बात नहीं कह पाई, या फिर नेताओं की तरफ से कोई कमी थी या प्रत्याशियों की तरफ से कोई कमी रह गई। और जो प्रभारी बनाए गए थे, जिन्हें मंडल प्रभारी बनाया गया था, जिले का प्रभार सौंपा गया था, उनको भी खास तौर पर इस बैठक में बुलाया गया है ताकि उनसे भी पूछा जाए कि आखिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया 2022 के चुनाव में और हार के क्या कारण रहे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जो फ्रंटल जो इनके विंग्स हैं उसके जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा जो प्रत्याशी रहे हैं 2022 के वो सभी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि 20 से 25 मिनट में बैठक शुरू होगी और 2 से 2.5 घंटा ये बैठक जारी रहेगी, क्योंकि अखिलेश यादव 1 to 1 सभी प्रत्याशियों से उनके बारे में पूछेंगे, उनके जिलों का हाल पूछेंगे और 2024 को लेकर किन रणनीति के साथ, किन मुद्दों के साथ जाना है, इस पर भी चर्चा होगी। तो फिलहाल अभी 2 से 2.5 घंटे बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या मंत्र दिया है और जो प्रत्याशी रहे थे आगे उनमें कौन कंटिन्यू करेगा लोकसभा के लिए, और जो एमएलसी की 3 सीटें अभी नामित होनी उनमें किसका नाम पर चर्चा होगी। तो हो सकता है कि उन नामों पर भी चर्चा की जाए आज। बिल्कुल तौकीर, और जिस तरह से प्रत्याशियों का आपने जिक्र किया, कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो इस बैठक में शामिल होने पहुंच चुके हैं और क्या अभी किसी और प्रत्याशी का भी इंतजार है या फिर सभी अंदर पहुंच चुके हैं? देखिए, आप लगातार देख रहे हैं गाड़ियां रुक रही हैं, लोग उतर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो ये सिलसिला भी लगातार जारी है। तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने 10:30 बजे का समय दिया था कि सभी लोग 10:30 बजे तक पहुंच आए, तो कहीं ना कहीं समय अब हो गया है और ये भी माना जा रहा है कि जो करीब 282-283 ऐसे प्रत्याशी थे जो जिनको हार का सामना करना पड़ा था वो सभी यहाँ पहुंचेंगे और उनको लिए कहा गया है कि वो एक हॉल के अंदर बैठेंगे और उनसे 1 to 1 भी अखिलेश यादव पूछेंगे कि उनके जिलों के बारे में, कि आखिर उन जिलों में किस तरह से, क्योंकि कई ऐसे जिले थे जहां पर क्लीन स्वीप भी किया है समाजवादी पार्टी ने, वो बड़ी जीत भी मानते हैं अपनी, और कई जगह ऐसे थे जहां पूरे जिले साफ हो गए, वहां पर एक भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का नहीं जीत सका। पश्चिम यूपी की बात की जाए तो वहां पर ज्यादा जरूरी था अखिलेश यादव को एक बड़ी जीत की, वहां पर कोशिशें थी और ये भी कहा जा रहा था कि पश्चिम यूपी में अखिलेश यादव बहुत बेहतर करने वाले हैं, लेकिन हार का बड़ा सामना पश्चिम यूपी से भी करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो पश्चिम यूपी के जो पदाधिकारी हैं या यूं कहें जो वहां के प्रत्याशी रहे हैं
उनसे सवाल जवाब जरूर होंगे कि आखिर क्या कारण है जहां पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर, जो मुद्दे हैं उनको लेकर 2024 की भी तैयारी की जाएगी। एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरह से मैदान में जाना है और 2024 में आखिर किन मुद्दों के साथ जनता के पास जाएंगे और सदन में किन मुद्दों को उठाना है। तो फिलहाल अभी चर्चा बाकी है, अभी देखना होगा कि 2 से ढाई घंटे जब ये बैठक चलेगी तो आखिर किस मूल मंत्र पर समाजवादी पार्टी पहुंचती है और 2024 का जो रोड मैप होगा वो क्या होगा और किस रणनीति के साथ आगे के चुनाव में समाजवादी पार्टी जाएगी। बिल्कुल, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि और किस तरह के दिशा निर्देश इन तमाम प्रत्याशियों को दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया तौकीर आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं चंपावत के चैंपियन धामी की। पचासी दिनों बाद उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी फ्लावर से फायर साबित हुए हैं। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 54,000 वोटों से जीत दर्ज की, जो प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी मार्जिन है। इतना ही नहीं, धामी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी सहित सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इस पर दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को चंपावत का चैंपियन बना दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव पर जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी सहित सपा प्रत्याशी मनोज कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को पछाड़ते हुए जीत का परचम लहराया है। सीएम धामी ने वोटों की गिनती के पहले ही राउंड में बढ़त बना ली थी। 13 चरणों में हुई मतगणना के बाद धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से हरा दिया। सीएम धामी ने 54,121 वोटों से जीत दर्ज की। चुनाव के 13वें राउंड तक हुई काउंटिंग में बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी को 57,268 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,147 ही वोट मिले। वहीं सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को 409 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को 399 वोट मिले। काउंटिंग के बाद सामने आए परिणामों में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी की जमानत जब्त हो गई। वहीं दूसरी ओर सीएम धामी के जीत से भाजपा खेमे में खुशी का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ धामी की जीत का जश्न मना रहे हैं। लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। पहाड़ पर मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए पुष्कर सिंह धामी का चंपावत विधानसभा सीट से जीतना बेहद जरूरी था। अब जब उन्होंने इस सीट पर विजय हासिल कर ली है तो धामी सीएम पद पर बने रहेंगे। वहीं सीएम धामी ने जीत मिलने पर जनता का धन्यवाद किया है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये राष्ट्रवाद, लोक कल्याण एवं सुशासन की जीत है, जो चंपावत के चहुमुखी विकास का नया अध्याय लिखेगी। सहृदय आभार चंपावत। धामी ने 23 मार्च को लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक बनना था। इसीलिए चंपावत विधानसभा का उपचुनाव उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी महत्वपूर्ण हो गया था। लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने चंपावत के साथ ही पहाड़ का भी रुख स्पष्ट कर दिया कि हाँ, वाकई में पहाड़ को पुष्कर भा गए हैं। राज पुष्कर सिंह धामी का ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो 50,000 से भी ज्यादा वोटों की लीड के साथ चंपावत फतेह किया है पुष्कर सिंह धामी में। अपने आप की सबसे इतिहास की बड़ी मार्जिन मानी जा रही है। निर्मला गहतोड़ी जिनके साथ इनकी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो ये टक्कर दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आई और आलम यह रहा कि कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जमानत तक बचा नहीं पाए, जमानत जब्त हो गई। और जिस तरह से संवैधानिक प्रावधान है 6 महीने के भीतर मुख्यमंत्री की शपथ जब पुष्कर सिंह धामी ने ली, उससे 6 महीने के भीतर उन्हें किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से बतौर विधायक अपना चुनाव कराना था और यदि ऐसा नहीं होता तो सीएम पद भी खतरे में आ जाता। लेकिन अब धामी ने भी राहत की सांस ली और चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद जश्न की तैयारी देखने को मिली है। देहरादून में सीएम धामी का भव्य स्वागत होने जा रहा है। परेड ग्राउंड से भाजपा कार्यालय तक रोड शो का आयोजन है। बीजेपी के बड़े दिग्गज और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजधानी देहरादून में आज भव्य स्वागत करने की तैयारी बीजेपी ने की है। बीजेपी कार्यालय
से ये पूरे रोड शो की शुरुआत होगी। आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है, बीजेपी के बड़े दिग्गज और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश यहां बीजेपी के द्वारा की जाएगी और चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद जश्न की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जश्न आज मनाया जाएगा देहरादून में सीएम धामी जब पहुंचेंगे तब उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और एक मेगा रोड शो किया जाएगा। परेड ग्राउंड से बीजेपी कार्यालय तक का रोड शो आज होने जा रहा है और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता और कार्यकर्ता इस रोड शो में मौजूद रहेंगे। तो देहरादून में आज जश्न की तैयारी है। चंपावत फतह करने के बाद सीएम धामी पहुंचेंगे जब तो एक मेगा रोड शो करेंगे और इस रोड शो में बीजेपी के तमाम स्थानीय नेता भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जीत की बधाई देंगे, वहीं सीएम भी सभी का आभार जताते हुए नजर आएंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड से बीजेपी कार्यालय तक यह रोड शो आयोजित होगा। वहीं चंपावत उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने चंपावत उपचुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। महारा का कहना है कि दोपहर बाद चुनाव में परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन जिन बूथों पर कोई मतदाता ही नहीं था वहां पर क्या भूतों ने आकर वोट डाले। आगे आरोप लगाते हुए कहा कि कई मतदान केंद्रों पर बत्ती गुल हुई और सीसीटीवी कैमरे भी बंद हुए। करण महारा ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराने की मांग की है। 1 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है और किसी भी बूथ पे भीड़ नहीं थी। वो कौन थे? क्या वो भूत थे, पिशाच थे या वो अदृश्य शक्तियां थी जिन्होंने वोट डालकर वोट परसेंटेज 1 बजे के बाद बढ़ाई? आप सब पत्रकार तो थे, अनेकों बूथ में थे। कितनी बड़ी लाइन लगी थी 1 बजे के बाद? 1 बजे के बाद तो वहां भीड़ थी ही नहीं, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। और कब बढ़ता है? जब विद्युत कटौती की जाती है 2-2.5 घंटे के लिए और सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर कि वोट परसेंटेज कैसे बढ़ा। ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। जिस बूथ पर वोटर्स ही नहीं थे वहां पर 1 बजे के बाद अचानक से बेइंतहा वृद्धि वोटिंग परसेंटेज में देखी गई। और इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जो स्थानीय बूथ थे वहां के सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए, बत्तियां 2 से 2.5 घंटे तक के लिए गुल हुई और उसके बाद जब नतीजे आए तो पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की थी। ऐसे में इस जीत पर कांग्रेस संदेह जता रही है, लेकिन भाजपा इन सारे आरोपों से बेफिक्र है और जश्न की तैयारी में भाजपा डूब चुकी है और देहरादून में इसकी बानगी भी देखने को मिलने जा रही है। और तमाम तस्वीरें आपको हम लगातार जनता टीवी के माध्यम से पहुंचाते भी रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।